साथियों, हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित पुस्तक की काल विभाग वाला पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें कहीं पे संदेह हो तो आप जाकर के पुनः वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विभाजित प्रथम भाग यानी कि आदिकाल को पढ़ें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आदिकाल को भी इन्होंने 4 प्रकरण में विभाजित किया। अक्सर इस पे भी आजकल प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल कितने प्रकरण में है, तो 4 प्रकरण में है। तो पहला इसका प्रकरण है सामान्य परिचय, यानी प्रकरण 1 है सामान्य परिचय। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव या उदय किससे माना जाता है, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अब देखिए ये वाली लाइन से भी अक्सर प्रश्न आते हैं कि ये किसका कथन है, या इस पे बहुविकल्पी भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा को पद्य समझा जाता था। अब प्रश्न देखिए कई रूप में बन सकता है कि अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य किसे समझा जाता था, तो दोहा या दुहा को। गाथा कहने से किसका बोध होता था, प्राकृत का बोध होता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योग मार्ग और बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं। अब देखिए इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता किससे चला, तो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय में संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अब पूछा जाता, अब मान लीजिए कि शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं का प्रचार प्रसार किस में पाया जाता है, तो मुंज और भोज के समय से। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुतियों में इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती हैं और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के, अब देखिए यहाँ से भी पूछा जाता है कि जनश्रुतियों के अनुसार किसको माना जाता है, तो जनश्रुतियों के अनुसार और पीछे ले जाती हैं। और 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती हैं। शिव सिंह सरोज पर इसका कोई प्रमाण, लेकिन इसका प्रमाण शिव सिंह सरोज में उपलब्ध नहीं है। चूँकि अभी आप लोग अगर इसका भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किसके आधार पर इन्होंने रचनाएं लिखी। अगर आप लोग को यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं भूमिका भी एक बार पढ़ा दूंगी। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अंतर्दृष्टि लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राजा श्रुत कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं से सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया जा सकता है। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिससे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वीरगाथा काल क्यों कहा। जैसे अब देखिए इसको ही अपभ्रंश काल कुछ लोग कहे हैं, तो मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में ही बताया था कि कहीं ना कहीं जो भी नामकरण हुआ है वो सीधे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से उठा करके आलोचकों ने रख रखा है।
चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्य सामग्री प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ तो संदिग्ध हैं, कुछ असंदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हुई उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने खुद पढ़ने के दौरान उसको मार्क कर रखा है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय की कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे हैं, जैसे पीछे की हिंदी को तत्सम संस्कृत लिखे जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह, क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ समय के कई सौ वर्ष पुराने रखे गए हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ उस व्यवहार में लाते हैं जो 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखते चली आते थे। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे अब देखेंगे कि ये भाषाएं कैसे परिवर्तित होती चली गई, जैसे जैसे बोलचाल में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और घिस घिसाकर एक नया रूप लेती गई, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि लेकिन रचनाएं 100 वर्ष पुराने चले आ रहे हैं, भाषाओं का भी प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। अपभ्रंश के जो कुछ नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उसे काव्य भाषा कहते हैं। वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत कुछ अलग दिनों तक आदिकाल के अंत तथा उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य की ओर तो पुरानी परंपरा के कई कवि संभवतः सारंगधर, हामिद की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चली अवीर हमीर पाए भर मेड़ई कंपई, दिगमगड़ा अंधार धूल सुर अच्छा ही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठी ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकौरियाँ भी लिखते हैं। अब अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहेलियों और मुकौरियों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया, और वही प्रयोग आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने किया। अक्सर इसमें तुलनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक नारी ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बाल चंद बिचावई भाषा, दुहू नहीं लग गई दूजन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचार। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। अब देखिए ये अगर आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिए ऊपर, उसका संक्षेप में क्या है, ये इतनी सारी बातें करने का सारांश क्या है, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा, इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। अब देखिए ये पंक्ति तो अक्सर ही पूछी जाती है कि किसने कहा या किसके लिए कहा या इसका अभिप्राय क्या है। देसी अलबैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो और हट्ठा। अर्थात देशी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश के भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अब विद्यापति के अनुसार देशी भाषा क्या है? अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा देशी भाषा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण से पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं
का संक्षिप्त उल्लेख करके देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो इस तरह से हमारा आदिकाल का प्रथम प्रकरण यानी कि सामान्य परिचय समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।